हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है, गैसियस स्टेट क्या होती है, पढ़ा हमने। अब जो हमारा सॉलिड स्टेट है वो क्या होता है, एक मैटर की स्टेट होती है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा भी होती है, उसको हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन जनरली हम मेन 3 टाइप्स कंसीडर करते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। लिक्विड जो हमारा पार्ट होता है वो फिज़िक्स का आ जाता है, लेकिन जो हमारा सॉलिड पार्ट है वो हमारा केमिस्ट्री का है, और गैस भी हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। लिक्विड को हम कभी भी केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करते हैं। तो जनरली जो हमारा सॉलिड होता है उसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि जो सॉलिड हो गए हमारे उसके क्या क्या करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है कि सॉलिड्स आर रिजिड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सॉलिड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप चाहें तो साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट होते रहेंगे, मैं सिलेबस वाइज टॉपिक्स कवर कराती रहूँगी। तो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसके बाद हम इसका रीज़न भी बताएंगे कि क्यों होते हैं। जो सॉलिड होंगे वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स। ठीक है, रिजिड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट होगा, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, लस्चर होता है उनमें, एंड लस्चरस, चमक होती है उनमें। लेकिन कुछ सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होने की बजाय ब्रिटल भी होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो ये तो कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टी थी सॉलिड की। एक इसके अंदर आता है कि हाई डेंसिटी भी होती है। जो हमारे सॉलिड्स होंगे उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी सब्सटेंस हमारे आसपास है वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट क्यों करता है। उसके 2 मेन पॉइंट्स हैं। एक तो सबसे मेन पॉइंट जो इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है कि कुछ सब्सटेंस सॉलिड की तरह एग्जिस्ट क्यों करते हैं। 2 रीज़न क्या हैं, एक तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, उन पार्टिकल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उस पर। दूसरा थर्मल एनर्जी। ठीक है, उसके ऊपर भी हमारा जो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं इन 2 प्रॉपर्टीज़ पर। फर्स्ट वन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जो भी सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इतने क्लोज होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते अपनी पोजीशन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकते, बट अपने ही जो पोजीशन है उस पर ऑसिलेट करते रहते हैं। तो जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इतनी कम होती है कि जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट तो ये हो गया क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ही इतनी कम होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट वन, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है कि जो पार्टिकल टेम्परेचर जब हम उस जो सब्सटेंस है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से जो पार्टिकल एनर्जी पोजेस करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। अब जैसे ही जो हमारा सॉलिड है बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब ज़्यादा हार्ड होने की वजह से हमें उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो सॉलिड है उनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लिक्विड की इतनी नहीं होती। मेन जो रीज़न होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो फ्लूइडिटी का होता है। सॉलिड फ्लूइड नहीं होते, फ्लूइडिटी नहीं होती उसके अंदर, लेकिन जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन आता है कि सॉलिड्स के टाइप क्या हैं। सॉलिड्स के हमारे पास जनरली 2 टाइप्स आते हैं। मेन फर्स्ट वन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और सेकंड वन है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, हम मेनली इनको 1 बाय 1 डिस्कस भी करते रहेंगे और साथ में इनका डिफरेंस भी आता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स,
वो सॉलिड जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, रेगुलर पैटर्न का मतलब तो आप समझते ही होंगे, इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं। अब अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर इरेगुलर पैटर्न के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा इरेगुलर पैटर्न। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, जैसे ही हम उनको नाइफ के साथ काटते हैं वो क्या देंगे हमें, एक शार्प कट, लेकिन अमॉर्फस क्या देंगे हमें, इरेगुलर कट। तो ये देंगे हमें शार्प कट और ये देंगे हमें इरेगुलर कट। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वही, अब रेगुलर पैटर्न है तो एक रेगुलर शेप मिलेगी। अब रेगुलर शेप है तो उसको हम काटेंगे तो कहीं से भी काट लो इक्वली कटेगा, लेकिन अब इरेगुलर पैटर्न है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ पैटर्न है, तो उसको काटेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा ही कटेगा। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नेचर के अंदर एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो हमारे अमॉर्फस होते हैं वो हमारे होंगे आइसोट्रॉपिक। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये दोनों एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं। अब एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सारी डायरेक्शंस के अंदर सेम रहती हैं और इसके अंदर डिफरेंट रहती हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप सोच रहे होगे रेगुलर पैटर्न है, शार्प कट दे रहा है, फिर भी एनआइसोट्रॉपिक क्यों है, क्यों, जैसे अगर हमने मान लो उसको इस टाइप से कट किया तो हमें एक पैटर्न मिलता है पार्टिकल्स का, डायगनली कट कर रहे हैं तो अलग अरेंजमेंट मिलती है, इस तरह कट कर रहे हैं तो अलग अरेंजमेंट, इस तरह कट कर रहे हैं तो हमें अलग अरेंजमेंट मिलती हैं। तो इस वजह से जो सारी पोजीशंस पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, लेकिन इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, कैसे मर्जी काट लो टेढ़ा मेढ़ा ही कटेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो वैसी की वैसी ही रहनी है। उसके बाद बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वही रीज़न है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज है, उनको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या ज़्यादा हाई होता है। अब इसके अंदर लो क्यों होता है, क्योंकि कहीं पे तो पार्टिकल्स क्या है, स्ट्रॉन्गली बाउंड है, कहीं पे लूजली बाउंड है। जहाँ पे स्ट्रॉन्गली बाउंड है वहाँ हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लूजली बाउंड है तो हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है जैसे डायमंड, ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं जनरली ग्लास, क्लियर है, ये हो गया, डायमंड लेते हैं, इसके अंदर ग्लास लेते हैं। अब इसके अंदर जो रेगुलर पैटर्न है उसकी वजह से शार्प कट भी होता है, शार्प कट होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो मेन पॉइंट्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में जो हमारा डिफरेंस था वो है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप का होता है, ठीक है। मेनली जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट वन होता है हमारा आयनिक सॉलिड्स, सेकंड होता है हमारा मॉलिक्यूलर, थर्ड होता है हमारा कोवेलेंट, और फोर्थ होता है हमारा मेटेलिक, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स 3 टाइप के हो सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड्स, कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं आयनिक सॉलिड, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, आयंस, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स
जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं। NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दीज आर टू आयंस ऑफ NaCl, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बाउंड होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अब हार्ड होंगे, हार्ड होने की वजह से वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया, ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, हार्ड सॉलिड्स होते हैं ये आयंस प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारा आयनिक सॉलिड है इनके अंदर कौन से टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में होते हैं? जब कोई भी दो आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। अब बात आती है कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। जनरली पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होगा, तो कोई भी वहाँ पे क्या नहीं होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जैसे कि हमें पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो ये क्या बन गए? इंसुलेटर्स, ठीक है। ये हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आयनिक सॉलिड्स के, ठीक है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनरल पॉइंट्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। ये थोड़ा इन सबसे बड़ा टाइप है क्योंकि इसके अंदर 3 सब पार्ट्स हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वही जैसे हमने आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था कि उसके अंदर आयंस होते हैं, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स आप सोच रहे होगे कई पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर्स भी हो सकते हैं जनरली, यस ऑफ कोर्स। तो फर्स्टली हम कंसिडर करते हैं नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब वही इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नॉन पोलर। हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक कोई भी एग्जांपल ले लो, H2 है, I2 है, Cl2 है, कोई भी अनदर एटसेट्रा, ठीक है, नॉन पोलर। अब इसके अंदर जो नॉन पोलर का सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जो नॉन पोलर्स होते हैं इसके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अब आप सोच रहे होगे कि लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ये कौन सा फोर्स आ गया? अब कोई भी मॉलिक्यूल है उसके सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते ही रहते हैं। अब बाय चांस ऐसा मूड बन गया उन इलेक्ट्रॉन्स का कि टेम्परेरी टाइम के लिए वो एक पार्ट पे आ गए, ठीक है, सारे एक जगह इकट्ठा हो गए, तो डेल नेगेटिव चार्ज वहाँ क्रिएट हो जाएगा टेम्परेरी टाइम के लिए। जो दूसरा पार्ट है उस पर टेम्परेरी टाइम के लिए डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से वहाँ क्या क्रिएट हो गया? एक डायपोल उन दोनों के बीच में। अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी मान लिया टेम्परेरी पॉजिटिव बन गया, यहाँ टेम्परेरी नेगेटिव बन गया, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया? इसको हम क्या बोलते हैं? लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। अब वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसको हम लिख भी सकते हैं कि टेम्परेरी फोर्स होता है ये, ठीक है। अब टेम्परेरी होने की वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब सॉफ्ट सॉलिड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा, ठीक है। अब सॉफ्ट सॉलिड हो गए तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया? कम हो गया। इसका हमने एग्जांपल ले लिया H2, I2 एंड Cl2, ये था नॉन पोलर का। अब इसके अंदर जनरली जो कंडक्टर या इंसुलेटर की बात आती है तो वही इंसुलेटर होंगे, क्योंकि इनके अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये क्या होंगे? हमारे इंसुलेटर्स। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं?
सेकेंड पार्ट आता है हमारा पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। अब पोलर मोलिकुलर सॉलिड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मोलिक्यूल्स। अब आपको पता ही है पोलर क्या होता है, पोलर लाइक्स पोलर, पोलर डिजोल्व इन पोलर मोलिक्यूल्स, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। तो पोलर होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl का, ठीक है। HCl का हमने एग्जांपल लिया, एक मॉलिक्यूल HCl का है, दूसरा मॉलिक्यूल HCl का है, ठीक है। अब ये HCl क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस Cl पे डेल नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो डाइपोल क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो एक डाइपोल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब डाइपोल फोर्स एज वी नो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। हार्ड होंगे तो क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होंगे, ये इंसुलेटर्स, ठीक है। चलो लास्ट हम इसका टाइप करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स का, हाइड्रोजन बॉन्डेड। थर्ड वन आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स। इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की लिंकेज किससे होगी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो छोटे साइज का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम linked with highly electronegative atom which is smaller in size। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो स्मॉल साइज का होगा। वो हम ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, एट्सेट्रा। ये तो जनरल डेफिनेशन होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड का हमने एग्जांपल ले लिया H2O2, ठीक है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हमने ले लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये जनरल हमने एग्जांपल ले लिया था, ये कुछ भी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बॉन्ड से, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हाई होता है। हम ये लिख सकते हैं एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, उन दोनों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये भी क्या होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है, वही हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर, ये भी नहीं होते, ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका नाम था हमारा कोवेलेंट सॉलिड्स। क्या था, अब बताओ कि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होंगे। वही जनरल डेफिनेशन से हम पता लगा सकते हैं कि वो सॉलिड जिसके अंदर जो बॉन्ड है वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड।
इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वहाँ पे एक लार्ज नेटवर्क की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लार्ज नेटवर्क बनता है, या हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम जायंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, डायमंड। डायमंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर जो कार्बन एटम है आगे के आगे, फॉर एग्जांपल कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, एक कार्बन फिर आगे 4 से अटैच होगा, ये कार्बन फिर आगे, ये कार्बन फिर आगे अटैच होगा। ठीक है, 4 बॉन्ड बनते रहेंगे। अब इस तरीके से आगे के आगे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से जो ये सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। ठीक है, आपने डायमंड तो देखा होगा, डायमंड कितना ज़्यादा हार्ड होता है, तो उस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब कंडक्टिविटी की बात आती है तो डायमंड कंडक्टर है या नहीं है, लेकिन हम इनको कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 4th टाइप, मेटेलिक सॉलिड्स। लास्ट है मेटेलिक सॉलिड्स। अब वो सॉलिड जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मेटल एटम्स। अब एज वी नो कि मेटल एटम जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होगी, तो वो लूज कर देगा, लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और पीछे क्या छोड़ देगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव छोड़ दिया, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव छोड़ दिया। इस तरीके से वहाँ पे क्या बन जाता है, एक तरीके का इस टाइप का नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें पता लगेगा कि कंडक्टिविटी कैसे है। अब जो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हैं इतने सारे, वो उनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है इतने सारे उनको हमने नाम दिया है कर्नल्स का। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं मेटल एटम्स ने, जो अपने लूज़ किए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, उनको हम क्या, वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे कंडक्टिविटी अराइज होगी, क्योंकि जबकि हम यही देख रहे थे कि जो हमने पॉजिटिव चार्ज थे उनको हमने नाम दिया कर्नल्स का, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें हमने बोला सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी हाई। अब कंडक्टिविटी हाई होगी, उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। वो भी क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। थर्ड कलर शो करेंगे। ठीक है, लास्ट वन इसमें लश्चर होगा। अब कलर क्या होता है, कलर कैसे प्रोड्यूस होता है। अब जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है और यहाँ पे हमने एक्साइटेड स्टेट में उसको एक्साइट करवा दिया, तो एक्साइटेड स्टेट में उसका टाइम पीरियड इतना कम होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, तो उसका टाइम इतना कम होगा कि वो ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, तो उस रेडिएशन की वजह से उसमें जो मेटल एटम है वो कलर शो करता है और कलर की वजह से उसमें चमक होती है। ठीक है, तो ये था हमारा मेटेलिक सॉलिड्स।
यहाँ हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। यहाँ पे इसका जनरल पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि सॉलिड क्या होते हैं, सेकंड टॉपिक था कि सॉलिड जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट क्यों करते हैं। थर्ड टॉपिक था सॉलिड के टाइप क्या होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। फिर हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स पढ़े, आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये जो क्रिस्टल लैटिस जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर से 1 मार्क्स या का क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक टेबल है इसके अंदर, वो याद करनी पड़ेगी, उसमें से 1 मार्क्स कंपलसरी हैं। लेकिन इस जो ये चैप्टर है क्रिस्टल लैटिस का बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी इमेजिन पावर अच्छी है तो आप इस चैप्टर को ईजिली कर सकते हो। बीच में यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो मेनली स्टार्ट होता है, वो जनरल पार्ट था हमारा सॉलिड्स का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।